हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो एडिटोरिया के द्वारा जारी किया गया है बिहार तथ्य संग्रह को, उसको हम कम से कम 2 से 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करने जाएँगे तो वीडियो बहुत लंबा-चौड़ा हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले होगा इसमें सारे सब्जेक्ट आपके इसमें कवर्ड हो जाएँगे, मतलब कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी होगा आपका सब कवर हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है टॉपिक वो है आपका सामान्य परिचय से। तो शुरू करते हैं कि बिहार का सामान्य परिचय क्या है? तो नामकरण कैसे हुआ बिहार का? तो आपको पता होगा कि 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था और बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को हम लोग विहार कहते हैं, आपको पता होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। और बिहार का भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों बिहार का जो भौगोलिक स्थिति होता है वो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के आप देख लीजिए कि दक्षिणी अक्षांश कितना है तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड ये उत्तरी अक्षांश हो गया। वहीं अगर हम देशांतरीय विस्तार की अगर बात कर लें तो ये हो जाता है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड और आपका हो जाएगा 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक। और वहीं अगर हम बात करें कि नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है तो 345 किलोमीटर है और अगर ईस्ट और वेस्ट की अगर हम बात करें लंबाई की तो ये यहाँ किशनगंज तक होगा, ये 483 किलोमीटर है। और अगर आपका साइज पूछता है तो जनरली ये कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगुलर होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इस तरीके का ट्रायंगल नहीं, आप भूलिएगा नहीं, ये बिल्कुल ऐसे दिखता है और इसी में आप ऐसे-ऐसे बना लीजिए। राइट दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कब बना है, कब नहीं बना है, आइए देख लेते हैं। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। किस दिन की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार मतलब उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई थी। उड़ीसा सहित किया गया था 22 मार्च 1912 को और पृथक बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित अलग प्रांत बन गया। कब? आधिकारिक रूप से अगर कहा जाए तो 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा अलग-अलग राज्य बन गए। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 46% भूभाग के साथ झारखंड जो है इस देश का 28वां राज्य तब बना था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये हो जाएगा 10,40,99,452 और भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना, हिस्सेदारी कितनी है तो 8.60% है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। लंबाई अगर देखने जाएँ तो ये उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 345, पूर्व से पश्चिम 483, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट यानी कि 53 मीटर हो जाएगा। औसत वर्षा कितनी होती है तो 125 होती है दोस्तों, इसमें लिखा है 112, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आपका इतना ही होता है। प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं तो कितने प्रमंडल है बिहार में? कुल 9 प्रमंडल है। जिला कितने हैं तो 38 है। 38वां जिला कौन बना था? अरवल बना था। अब दोस्तों हाल ही में बाढ़ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी है, तो बाढ़ जो होगा वो बिहार का 39वां जिला होगा, आप भूलिएगा नहीं। कितने अनुमंडल है तो 101 अनुमंडल है। प्रखंड सह अंचल कितने हैं? ये आपके 534 प्रखंड है, उसको अंचल भी कहते हैं हम। पंचायत कितने हैं तो 8067 है। नगर निगम की संख्या कितनी है तो 19 है। 19वां नगर निगम कौन बना है तो सहरसा बना है, ये भी आप याद रखेंगे। नगर परिषद की संख्या कितनी है तो 88 है और नगर पंचायत कितने हैं 154 है। कुल टोटल 261 आपका नगर निकाय है, मतलब कि नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम तीनों मिलाकर के कितने हो जाते हैं 261 हो जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बिहार की विधायिका देख लेते हैं, जो लेजिस्लेटिव है उसमें क्या व्यवस्था है तो पुलिस जिला यानी कि यहाँ पर एक डीएम होते हैं, वो आपका 40 से 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया जो है पुलिस जिला है, याद रखेंगे। अगर पुलिस जिला पूछता है तो 40 जिले हैं, मतलब 38 जिलों के अलावा बगहा और नवगछिया भी एक तरीके का आपका पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल क्या है तो बाईकैमरल है, द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, परिषद में सीटों की संख्या 75 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 40, राज्यसभा में 16 है और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं तो 40 है। अगर आपका टोटल पूछता है कि टोटल रिजर्व्ड सीट कितने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 40 है और अगर पूछता है कि एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना है तो 38 है और
एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितना है 2, और 2 कौन से हैं तो कटोरिया और मनिहारी, आप इसको भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बिहार में किन 2 जातियों के लिए जो आपका विधानसभा में जो सीट है आरक्षित किया गया है, तो वो कटोरिया और मनिहारी के लिए किया गया है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सीटों का आरक्षण दिया गया है, कितना है तो आपका 6 है लोकसभा में। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट लोकसभा में आरक्षित नहीं है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, इसको याद रखें। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सीट जो है वो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है, तो इनके अलावा जो कुछ भी होगा वो सबके यहाँ नहीं होंगे। याद रखें, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीट है। अब एक बार हम देख लेते हैं इसके चारों तरफ कौन-कौन से। उत्तर में नेपाल है। बिहार के 7 जिले नेपाल से साझा सीमा जो है साझा करते हैं, जिसमें कौन-कौन से हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। भूलिएगा नहीं, याद रखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में झारखंड से 8 जिले आपके मिलते हैं, साझा करते हैं सीमा। कौन-कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये भी मत भूलिएगा। आपका नेपाल से 7 लेकिन झारखंड से 8 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो वो हो जाएगा 3 जिले करते हैं। कौन-कौन? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। राइट दोस्तों? देखिए, कटिहार झारखंड से भी है और पश्चिम बंगाल से भी है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले आपके सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये 8 जिले जो है बिहार के, वो आपके पश्चिमी में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब राजकीय चिन्हों को देख लेते हैं। तो राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है? उर्दू है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। फूल कौन सा है? तो गेंदा है। पशु कौन सा है? तो बैल है। 2013 से पूर्व कौन सा था? रिक्ष था दोस्तों। 2013 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु रिक्ष था, लेकिन अब ये क्या हो गया है? तो बैल हो गया है। राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया है। इसके पहले 2013 से पहले फाख्ता हुआ करता था। राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर है। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए। बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो याद रखेंगे कि मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार, ये भारत का राजकीय गीत, बिहार का राजकीय गीत है। एक बार फिर से देख ले, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार का जो है आपका राजकीय गीत है। गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण है। संगीतकार कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। ये कब मान्यता दिया गया था? तो 2012 में इस गीत को राजकीय गीत के रूप में मान्यता दिया गया था। बिहार राज्य प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये बिहार का प्रार्थना गीत है। कौन है? तो बिहार मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये आपका बिहार का प्रार्थना गीत है। लेकिन राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये आपका राजकीय गीत है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमंडल में संबंधित जिले कौन कौन से हैं? अब देख लीजिए कि आपको पता होगा कि कितने प्रमंडल है। 9 प्रमंडल है। तो सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। कौन-कौन? तो सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, ये तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तिरहुत नाम का कोई जिला नहीं है, लेकिन ये भी फिर भी तिरहुत प्रमंडल में आता है। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल में आपके 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध प्रमंडल में 5 जिले आते हैं, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा और अरवल। और मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में आपका 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम जिले किस प्रमंडल में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिले पाए जाते हैं, सिर्फ भागलपुर और बांका। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जिले किस प्रमंडल में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे तिरहुत, पटना और मुंगेर, 3 जिले आएंगे, यानी आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। यानी कि पटना, तिरहुत और आपका मुंगेर, ये ऐसे जिले हैं, ऐसे प्रमंडल है जिनमें जिलों की संख्या सबसे अधिक है। और सब में बराबर बराबर कितना है? तो 6 है। आंसर आपका 1 से अधिक हो जाएगा। लेकिन सबसे कम जिलों की संख्या किस प्रमंडल में है? तो वो भागलपुर में है।
और 3-3 प्रमंडल आपका सारण में भी है, दरभंगा, कोसी में भी है, और 5 जिले सिर्फ एक ही प्रमंडल में है, वो है आपका मगध, और 4 जिले भी एक ही प्रमंडल में है, वो आपका पूर्णिया है। तो ये आप याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों ये जो आप वीडियो सीरीज देख रहे हैं, ये न सिर्फ बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये दरोगा, एसएससी, जीडी और सीडीपीओ, ऑडिट ऑफिसर, ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराती है उनके लिए ये जो आपका वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिहार के प्रमंडल देख लीजिए कहाँ-कहाँ से है। तो तिरहुत प्रमंडल ये आपका है, तो तिरहुत प्रमंडल आपका ये आ जाता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, ये हो जाएगा आपका। ये आपका सारण प्रमंडल है, और ये आपका पटना प्रमंडल है, देख लीजिए, और ये आपका दरभंगा प्रमंडल है, ये आपका कोसी प्रमंडल है, और ये आपका हो जाता है पूर्णिया प्रमंडल। और नीचे बढ़ते हैं, मगध प्रमंडल, और ये हो जाएगा आपका, ये है आपका भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर और बांका 2 ही है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, ये है आपका मगध, और ये है आपका मुंगेर, और ये है आपका भागलपुर, और ये है आपका पूर्णिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य परिचय देख लेते हैं बिहार का। प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन बिहार का इतिहास। तो प्राचीन बिहार के इतिहास में कौन-कौन आते हैं? पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या-क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या-क्या आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत में आपके पूर्व ऐतिहासिक युग, मौर्य अभिलेख, ठीक है, ये 2 चीजें आती हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक युग के कौन-कौन से स्थल हैं, आपसे पूछा जाता है। तो मुंगेर है, चिरांड है, ये आपके सारण जिले में पड़ता है। चेचर है, जो कि वैशाली में पड़ता है। मनेर है, पटना में पड़ता है। सोनपुर है, सारण में पड़ता है। ये ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये कैसे हैं? तो पूर्व ऐतिहासिक युग के ये पुरातात्विक स्रोत है। अगर मौर्यकालीन अभिलेख की बात करें तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया एरेराज, रामपुरवा, ये है बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त हुए हैं। और खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके और मूर्ति आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। अगर साहित्यिक स्रोतों की बात किया जाए तो आ जाता है रामायण, महाभारत, बौद्ध रचनाएं, पुराण, बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तर निकाय, दीघा निकाय और विनय पिटक। जैन रचनाओं में भगवती सूत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं विभिन्न यात्रियों के द्वारा, जैसे कि मेधास्तरीज ने इंडिका लिखा था, फाहियान, इत्सिंग, हिवेंसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में, बिहार के बारे में बताया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखों के विवरण से प्राचीन भारत के इतिहास की हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। अब पूरा पाषाण काल देख लेते हैं। तो इस काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्रहक था। तो दक्षिण बिहार के मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल में कौन-कौन से क्षेत्र हैं बिहार के? मुंगेर और नालंदा है, और ये जो है 1 लाख वर्ष पुराने हैं। अब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। तो इस समय क्या था? तो इंसान जो था वो आखेट था, मतलब शिकार करके भोजन ग्रहण करता था, खाद्य संग्राहक, पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। औजार का ये जो औजार है करीब 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के हैं। अब नवपाषाण काल देख लेते हैं। तो नवपाषाण काल, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, चेचर, मनेर, सरुआर, रोहतास से पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा, जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण अगर काल की बात करें तो कौन-कौन से जगह क्षेत्र बिहार में पाए मिलते हैं? तो चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर, ये ताम्रपाषाण कालीन ये आपके जगह है जो कि बिहार में मिलते हैं। इस काल में पत्थर और औजार के अतिरिक्त ताम्र के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं, और ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब वैदिक काल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 तक है, और उत्तर वैदिक का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। और इसका जो विस्तार है पूर्व वैदिक काल का, जिसको हम ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, तो इसका बिहार में कोई विस्तार नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो है वो गंडक नदी तक आ चुका। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना मिलती है इसमें। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और वरात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। हम महाजनपद का देखे थे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से
हमको मिलते हैं 16 महाजनपदों की जानकारी। कौन-कौन? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। आपको पता होगा कि ये बौद्ध ग्रंथ है और ये आपका जैन ग्रंथ है, आप भूलिएगा नहीं। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार के थे। कौन-कौन? तो वज्जी, लिच्छवी, वैशाली, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र, मगध था, पटना, गया और नालंदा, और अंग क्षेत्र था जिसका क्षेत्र अंग महाजनपद था जिसका क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर के आसपास पड़ता था। वज्जी संघ महाजनपद को देख लेते हैं। तो वज्जी संघ 8 राज्यों का एक संघ था, मतलब 8 राज्यों का फेडरेशन था, कन्फेडरेसी हुआ करता था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में वज्जी जो था सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। तो आपसे पूछा जाता है वज्जी संघ में कितने कन्फेडरेसी थे? तो 8 थे। और इसमें सबसे फेमस कौन सा था? तो लिच्छवी था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। कौन-कौन? तो विदेह और ज्ञात्रिक। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। यानी कि लिच्छवी को आपको माना जाता है कि यह दुनिया की पहली गणतंत्र हुआ करती थी। अब मगध महाजनपद की ओर देखते हैं तो मगध राजनीतिक और आर्थिक भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध के प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार जो मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि मगध महाजनपद और अंग महाजनपद का सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? तो ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग महाजनपद देख लेते हैं। तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंग को मगध में किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने। और किसको हराकर? तो ब्रह्मदत्त को हरा करके। अब मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि मगध की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध ने भीम से द्वंद्व युद्ध किया था और उसमें वो पराजित हो गए थे। इसका वर्णन आपको महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज और वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। ये तीनों कारण याद रखिएगा क्योंकि ये ऑप्शन में अक्सर पूछे जाते हैं। उर्वरक भूमि, नदियों की उपलब्धता और खनिज एवं वन संसाधन। वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। याद रखेंगे कि वृहद्रथ का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। उसके बाद कौन सा आया? हर्यक वंश आया जो कि 544 से लेकर के 412 ईस्वी तक रहा। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा राज्य साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया। उनकी पहली शादी कौशल देवी से हुई थी। कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से हुई थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना जो है लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। याद रखेंगे चेलना किनकी बेटी थी? तो ये लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उनकी तीसरी जो पत्नी थी वो क्षेमा थी। वो पंजाब के मध्य नरेश की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाए थे। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का राजा बना था। उसका नाम असली नाम क्या था? तो कुणिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया था, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित करके काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह जो है प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ किया गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अजातशत्रु के समय में ही 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध प्रथम संगति का स्थापना किया गया था। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन या उदयीन ने अपनी राजधानी जो है राजगिरी से हटा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक जो था इस वंश का अंतिम शासक बना। अब शिशुनाग वंश को देख लेते हैं। तो शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश
शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स कौशाम्बी को भी मगध राज्य में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। तो कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। राइट दोस्तों, याद रखिएगा कालक्रम। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। नंद वंश देख लेते हैं, ये कब से कब था? 344 से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने एकराट तथा एक छत्र की उपाधि धारण करी थी। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसने? तो महापद्म नंद ने। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल को मगध का सर्वाधिक विस्तार और जो सर्वाधिक विस्तार हुआ वो महापद्म नंद के समय ही हुआ। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि पाणिनि जो थे, ये कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि पाणिनि जो है वो किस शासक के समकालीन थे? तो महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद हुआ। घनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई। अब मौर्य वंश जो कि 321 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक चला था। पहले राजा थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक रहे थे। जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? तो सेंट्रोकोटस कहा है। इसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी करी है। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जो कि कौटिल्य थे, उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनान की राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया के साथ हो गया था और ये सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। अगेन वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो कहां से लेकर कहां तक विस्तारित था? तो उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सलेखना द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे शासक पर, बिंदुसार, जो कि 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व तक रहे थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुए। उसे अमित्रघात सिंहसेन की उपाधि धारण करी थी इन्होंने। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायोनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। अब आते हैं अशोक के बारे में। तो बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद मौर्य वंश गद्दी, जो अशोक मौर्य है वो गद्दी पर बैठते हैं। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल हुआ करते थे। आपसे अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि अशोक राजा बनने से पहले क्या थे? तो वो उज्जैन के गवर्नर थे। पुराने में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मस्की और गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। याद रखेंगे किसमें? तो मस्की और गुर्जर अभिलेख में। सिंहल अनुश्रुतियों जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ से ताल्लुक रखते हैं के अनुसार
अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, किया था तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने पूर्व शैव धर्म को मानता था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक शैव धर्म अपनाने से पहले किस धर्म को मानते थे, तो वो शैव धर्म को मानते थे। दिव्यावतन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिलाई थी, यानी कि अशोक के गुरु कौन हुए? उपगुप्त हुए। अब अशोक के जीवन में घटने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप इनको याद रखेंगे। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अध्ययन या अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अगेन ये पूछा हुआ सवाल है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा, अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। ये किससे पता चलता है? लुम्बिनी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये कौन कौन से थे? तो कुणाल थे, बंधुपाली थे, इंद्रपाली थे, दसून थे, दशरथ थे, संप्रति थे, शालीसुलभ थे, देवधार्मन थे, सप्तधनुष थे और वृहद्रथ थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का शासन जो 137 वर्षों तक चला था। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनको। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम माया देवी था, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। अगेन वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिए थे, 6 वर्ष की तपस्या। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई थे। इसके बाद उन्हें तथागत या बुद्ध कहा गया। इसी के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उनको ज्ञान जो है वैशाख पूर्णिमा को मिला था, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। संसार क्या है? दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निवारण है तो तृष्णा पर विजय आवश्यक है और दुख निवारण है तो अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। ये सब बौद्ध धर्म के सत्य है। अब बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा, बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग का। किस भाषा में उपदेश दिए? तो पाली में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, क्योंकि मल्ल की राजधानी होती थी, वहां पर 80 वर्ष की आयु में इनकी हो गई थी। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम वैशाली के रहने वाले थे। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपूत थे। ठीक है, राजगिरी के रहने वाले थे। तो 2 गुरु है गौतम बुद्ध के, अलार कलाम और रुद्रक रामपूत। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शय्या का त्याग, श्रृंगार प्रसादनों का त्याग, मद्य सेवन नहीं करना। ये 10 आचरण थे बौद्ध धर्म के। अब बौद्ध धर्म के घटनाक्रम और उसके प्रतीक क्या क्या है देख लेते हैं। तो जन्म से क्या प्रतीक है? कमल। यौवन से किसका प्रतीक है? तो साढ़ का। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग किससे रिलेटेड है? घोड़ा से। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति, ये किससे रिलेटेड है? पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, ये पद चिन्ह या स्तूप है। और धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश चक्र, ये चिन्ह है। आप इनको याद रखिएगा। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप तो भूलेंगे नहीं। बौद्ध धर्म की चौथी संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। आपको पता होगा चौथी संगति कनिष्क के समय हुई थी। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था, याद रखेंगे। आडंबर वाला शाखा क्या है? वज्रयान है। और इसकी जो विकास है ये 8वीं सदी में हुई थी। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक देख लेते हैं।
सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ये संघ के नियमों का संकलन है और ये बुद्ध के दार्शनिक विचारों का है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था, कौन सा? सुत पिटक। सबसे छोटा पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था, कौन सा? विनय पिटक। और इस पिटक का संकलन मोगालीपुट्टा तीसा ने किया था, अभिधम पिटक को। बौद्ध संगीति और सभा को एक नजर देख लेते तो पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगीर में, शासक अजात शत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। और विशेषता क्या थी कि सुत पिटक और विनय पिटक की इसमें रचना की गई थी। द्वितीय कहाँ हुआ था? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय सवाकामी इसके अध्यक्ष थे और महासंघी के एवं स्थावीर के रूप में विभाजन हो गया। तीसरा कहाँ हुआ था? तो 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र में। अशोक कहीं कहीं 250 भी देता है दोस्तों, भूलिएगा नहीं, दोनों सही है आपके। मोगालीपुट्टा तीसा थे ये और अभिधम पिटक का संकलन किया गया अशोक के समय। चौथा तो जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था प्रथम शताब्दी में, ये 78 ईस्वी, इसमें लिखा नहीं है, 78 ईस्वी के आसपास, 78 ईस्वी में हुआ था। और ये कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के समय हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष ने की थी। और महायान और हीनान में यहाँ पर विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति। पुनर्जन्म की कथा क्या है बुद्ध की? तो वो जातक कथा है। चैत्य का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म का पूजा घर। स्तूप का मतलब क्या होता है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल, उसको स्तूप कहते हैं। विहार का मतलब क्या होता है? तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अब आइए जैन धर्म की बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। ये प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हें आदिनाथ या ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 24 तीर्थंकर हुए कुल टोटल। 23वें पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन जो काशी के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई, इनको पार्श्वनाथ को। इन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अब महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। तो ये 24वें तीर्थंकर थे। वास्तविक नाम यानी कि वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है जैन धर्म को। उनका जन्म जो था 540 ईसा पूर्व, कुछ जगह पर 499 ईसा पूर्व माना गया है, में कुंडग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ ये ज्ञानत्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा था। उनके दामाद जो थे वो जमाली। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जृम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, याद रखेंगे। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, आस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां ब्रह्मचर्य, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बल्कि 4 पहले से पार्श्वनाथ ने किए थे। अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान का सिद्धांत जो है, ये इसका संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म के तीर्थंकर, उनके प्रतीक क्या क्या है? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका जो प्रतीक है वो बैल या वृषभ है। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे, इनका जो सिंबल है वो हाथी है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका जो प्रतीक है वो सर्प है। 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी है, इनका जो संकेत है वो आपका है सिंह। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था, याद रखेंगे। तो जैन धर्म के 2 तीर्थंकर है जिनका जन्म बिहार में हुआ था, मतलब महावीर और वाशु पूज्य। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप माइंड में रखेंगे। चलिए जैन संगतियां देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुआ। तो पहला जैन संगति पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय 310 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। दूसरा जो जैन धर्म की संगति है ये वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में। और देवर्धि क्षमाश्रमण ये इसके अध्यक्षता की थी। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन जो है यहीं पे किया गया था। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावपुरी में हो गई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम बौद्ध संगति श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुई थी। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया गया था
और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया था। वहीं श्वेतांबर का प्रतिपादन किसने किया? तो स्थूलभद्र ने किया। जिसमें स्वस्थ वस्त्र धारण करने की परंपरा थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं तो शुंग वंश आता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मगध का कौन सा राजा यवनों के अगेंस्ट लड़ा था? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसमें पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। वीवीआई इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाएगा पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है अग्निमित्र ये राजा बना था 148 ईस्वी में। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र ही है उसका अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है। अग्निमित्र इनके उपन्यास का हीरो है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो देवभूति था। अब आते हैं तो कण्व वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी देवभूति की हत्या करके। वसुमित्र शुंगों के अमात्य थे, मंत्री थे। कण्व वंश में भी कण्व वंश जो था वो भी ब्राह्मण ही था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। अब आते हैं कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम क्या क्या है? तो हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफसिस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है वो कनिष्क ने पाटलिपुत्र से निष्कासित कर दिया था, यानी देश निकाला कर दिया था। कनिष्क के समय में गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। 78 ईस्वी में, याद रखेंगे। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिपत्य था। गुप्त वंश अब पढ़ते हैं हम लोग। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी के बीच इनका शासन था, इन्होंने किया था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त हुआ जो कि 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया। वो प्रथम गुप्त था जिसने महाराजा की उपाधि धारण करी थी, याद रखेंगे। ये घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं जो 320 से लेकर के 335 ईस्वी तक राजा बना। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त समूह चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से निकाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्हें महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी, याद रखेंगे। अगला है समुद्रगुप्त। 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इतिहासकार एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक प्रतिरथ की उपाधि धारण करी थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उनके अयोग्य होने के कारण कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। वीवीआई इंपॉर्टेंट, ये 67 बीपीएस से री एग्जाम में पूछा गया था कि गुप्त वंश का वह कौन सा राजा जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते 375 ईस्वी से 415 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं दोस्तों, ईस्वी है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शल्कों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवर्षि आदि की उपाधि भी धारण करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। इस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त करी थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से
संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, छनपणक और भरुचि, इनको वररुचि भी कहते हैं। कुमारगुप्त देख लेते हैं, 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक रहे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त जो है 415 ईस्वी में राजा बने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में ही हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना। स्कंदगुप्त जो कि 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक रहे। मध्य एशिया के प्रवर जाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से खदेड़ दिया था। इनका वर्णन जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मल्लक्ष कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील था उसका पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण करी थी। ये कई बार पूछा गया है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। पाल वंश देख लेते हैं। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने ही किया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हो गया था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार राजा वत्सराज को पराजित किया था। उसने कुछ समय कन्नौज पर अधिकार भी किया था। किसने? धर्मपाल ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण करी थी। वीवीआई। धर्मपाल के पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में राजा बना था। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। और देवपाल के समय बालपुत्र देवा। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल ने शासन किया। पाल कालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए काफी प्रसिद्ध थी। धीमन और विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब बिहार के जो प्राचीन इतिहास, बिहार में प्राचीन इतिहास से संबंधित वंश और शासक और उसकी राजधानी देख लेते हैं एक नजर फटाफट। तो वृहद्रथ जो वंश था उसकी राजधानी ग्रीवरज या राजगिर थी। बिंबिसार ग्रीवरज या राजगिर थे। उदयन के समय पाटलिपुत्र था। शिशुनाग के समय वैशाली था। कालाशोक के समय पाटलिपुत्र था। नंद वंश के समय पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र था। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। कुषाण वंश के समय राजधानी पुरुषपुर मथुरा थी। गुप्त वंश के समय पाटलिपुत्र था। पाल वंश के समय मुंगेर हुआ करता था। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अर्थशास्त्र रचना कौटिल्य ने की कि राज्य प्रबंधन के लिए ये प्रसिद्ध था। बुद्धचरित अश्वघोष बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। प्रज्ञा परमिता नागार्जुन ने लिखा था। शून्यवाद का सिद्धांत है ये। सीयू की ह्वेनसांग ने लिखा था। भारत की यात्रा का विवरण है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा। मौर्य साम्राज्य का विवरण है इसमें। मिलिंदपन्हो ये नागसेन ने लिखा। बैक्ट्रियन शासक मिनंडर और नागसेन के वार्तालाप का इसमें संग्रह किया गया है। ललित विस्तार, तो दोस्तों इसकी रचना के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पता चलता है कि बुद्ध की लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। ये सिर्फ पता चलता है हमें, लेकिन ये नहीं पता चलता इसको किसने लिखा। महावंश, इसके लेखक के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। श्रीलंका के राजाओं का वर्णन इसमें मिलता है। जातक कथाएं, इसके रचना के बारे में भी हमें स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानियां इसमें लिखा गया है। अब मध्यकालीन बिहार के इतिहास पर नजर डालते हैं। अब मध्यकालीन के कौन कौन से अंग है? तो तुर्क शासन, सिख धर्म, स्थानीय वंश यानी कि कर्नाट वंश जिसको कहते हैं, सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार और अफगान शासन बिहार में देखिए शेरशाह सूरी। तो मध्यकालीन बिहार में हम इन इतने चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तुर्क शासन बिहार में। तो तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने शुरू किया था बिहार में तुर्क वंश का एक। और बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हुआ करता था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार जो कि बिहार शरीफ में थी विजय थी। ये 1198 ईस्वी में हुआ था। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी
नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी हुआ करता था। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया था। ये कई बार पूछा गया है कि लखनऊ को राजधानी किसने बनाया था, तो बख्तियार खिलजी ने। किसको हरा करके? लक्ष्मण सेन को। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया है। अब स्थानीय शासन कर्नाट वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मिथिला के कर्नाट वंश हुआ करते थे। तो पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह देव था। ये इंपॉर्टेंट है। उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया गया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरित तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव समाज सुधारक भी थे। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था, याद रखेंगे, हरि सिंह देव के समय। अब सल्तनत काल बिहार में देख लेते हैं कब हुआ। तो दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार में लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली का सल्तनत सर का प्रथम सुल्तान बना था। उसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 ईस्वी के समय बिहार आया और पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस समय बिहार में शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का, जो मलिक बयां कहलाते थे। उनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिनहास की रचना तवाकत ए नसीरी में बिहार का नाम का उल्लेख मिलता है। अब अफगान शासन बिहार में देख लेते हैं कौन कौन है। तो सिकंदर लोधी 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक नियुक्त किया था, राज्यपाल नियुक्त किया था। इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्रता सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोधी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में उन अफगानों का उदय हुआ। शेरशाह सूरी को देख लेते हैं। तो शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। उनके पिता का नाम हसन खान, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। बहार खान नुहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी। शेर खान ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र में को अपने अधीन कर लिया। शेर खां 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली पर सूर्यवंश की स्थापना की। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया, इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। उसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में मिलता है। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर विजय प्राप्त की। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण आरंभ करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने उसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित इस इमारत आकार में अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया है। शेरशाह ने जवती प्रणाली चलाई, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था, याद रखेंगे। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खान या इस्लाम शाह की उपाधि के नाम से गद्दी पर बैठता है। बाद में सूरवंश 3 भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन? तो 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। मुगल काल में बिहार को देख लेते हैं।
कि क्या स्थिति थी? शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खान करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खान करानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खान को पटना छोड़ करके भागना पड़ गया। दाऊद खान कर्रानी को एक्चुअली में। दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों के द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से लेकर के 1594 ईस्वी में बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। कौन? जहांगीर के जो बेटे थे राजकुमार परवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर जो कि 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। याद रखेंगे, दो राजाओं का, शाह आलम द्वितीय और फर्रुखसियर। पहला फर्रुखसियर था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया था। मुर्शिद कुली खान 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार बना। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में सरफराज खान को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर यह पद को स्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण बना रहा। अब सिख धर्म देख लेते हैं, बिहार में क्या रोल रहा सिख धर्म का। सिख धर्म के संस्थापक जो गुरु नानक देव थे, उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्राएं की थी। सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आप इनको याद रखेंगे। सिख धर्म के 10वें गुरु और अंत्य गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है आधुनिक बिहार का इतिहास। तो दोस्तों इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार का हम लोग वर्णन करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग ये वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।